दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, भूगोल के बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी, यानी कि जो हिमालय है उसके पीछे से जो नदियां निकलती है उनको हिमालय पार की नदियां कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो नदी है जो हिमालय पार की नदियां हैं। झेलम, सतलुज, गंगा या रावी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलुज नदी। सतलुज नदी को हिमालय पार की नदी कहा जाता है, यानी कि जो भी नदियां तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से जो नदियां निकलती है उन सबको हिमालय पार की नदियां कहा जाता है। इनमें कौन कौन सी है? आपकी सिंधु है, सतलज है, और आपकी एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां जो हैं इन्हें हिमालय पार की नदियां कहा जाता है। देखिए इनका उद्गम देखिए कहाँ कहाँ से होता है। मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल, जो सतलुज नदी है उसका जो उद्गम होगा वो मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील से होगा। इसका स्थानीय नाम लोगचेन खम्बाओ है। क्या नाम है? लोगचेन खम्बाओ। सतलुज नदी पर ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सतलुज नदी पर बनाया गया है। झेलम नदी का जो उद्गम है वो शेषनाग झील से होता है, और रावी का रोहतांग दर्रे से होता है। ये उद्गम है, झेलम का उद्गम शेषनाग झील से, रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, और आपकी जो सतलुज नदी है इसका जो उद्गम है मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल नामक जो झील है वहां से इसका उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस में पंपास घास का मैदान स्थित है? यानी कि जो पंपास घास का मैदान है वह किस देश के अंदर पाया जाता है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या इक्वेडोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। चलिए पूरी डिटेल से हम देखते हैं किस क्षेत्र में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। पंपास, या इसे पंपा भी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना में है। तो पंपास कहाँ पाया जाएगा? अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो पंपास है वह किस प्रकार का मैदान है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत और उष्ण, जहाँ पर दोनों मिलते हैं उसको शीतोष्ण कहा जाता है। इस घास के मैदान को अर्जेंटीना का दिल कहा जाता है। प्रश्न घुमाकर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि अर्जेंटीना का दिल किस घास के मैदान को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंपास। सवाना पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, वेनेजुएला, कोलंबिया और ये ब्राजील। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूरी लिस्ट हमने दी हुई है। देखिए अब आपको एक एक करके देखना है कौन सा घास का मैदान कहाँ पर पाया जाएगा। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। स्टेपीज पश्चिमी रूस, यानी कि आप इसे रूस भी लगा सकते हैं, मध्य एशिया यूरेशिया के अंदर ये पाया जाता है। कंपास ब्राजीलियन, लानोज वेनेजुला में, सेलवास अमेजन बेसिन में, यानी कि अमेजन जहाँ पर जंगल्स वगैरह हैं यहाँ पर सेलवास पाया जाता है। सेरोडो ब्राजील में, साहेल अफ्रीका में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर जो वेल्स है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। कैटनबरी न्यूजीलैंड, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और इसके साथ साथ में प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पुस्टाज हंगरी, पटाना श्रीलंका, पोकलैंड ऑस्ट्रेलिया और कंबोज ब्राजील। ये बहुत ऐसे घास के मैदान हैं जो एग्जाम से बार बार घुमाकर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार आप लोग इसे दोबारा से वीडियो देखकर रिवीजन कर सकते हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो देख लीजिए आप। पहला आपको याद होना चाहिए प्रेरी कहाँ पाया जाता है। प्रेरी जो घास का मैदान है ये इंपॉर्टेंट है, डाउन्स इंपॉर्टेंट है, वेल्स इंपॉर्टेंट है, कैटनबरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ में आपको पंपास याद रखना है, स्टेपीज याद रखना है, लानोज याद रखना है और सेलवास याद रखना है। ये वो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। एक तरफ झील दी हुई है और एक तरफ उसकी अवस्थिति, यानी कि ये जो झील है यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। पहला है
साला झील अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है बड़कल झील हरियाणा, तीसरा है लोकटक झील उत्तराखंड, या सभी सही है। आपको बताना है इसका कौन सा आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो लोकटक झील है वह मणिपुर में पाई जाती है, लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, बाकी सारी जो झीलें हैं, साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, ठीक, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद लिया गया है, और ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज़्यादा है वही प्रश्न हमने लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, प्रश्न नंबर 4, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यमुना नदी की, ठीक है, कि जो सहायक नदियां हैं वो आपको देखनी है कौन कौन है, फिर उनको पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, जैसे ये हमारा पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है, तो हमें क्या करना है, नदियों का क्रम ऐसे बनाना है। नंबर 1, इधर से इधर को चलनी चाहिए नदियां, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्या हो जाएगी, दी हुई है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अब आपको बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं कैसे कैसे, देखें 1 2 3 4, 3 2 1 4, 1 3 2 4, या 3 1 2 4। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्रम के अनुसार ही दिए हुए हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों के चारों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 2 3 4, ये क्रम वाइज ही लगाए हुए हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आप इसे याद कर सकते हैं, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा और केन, इस प्रकार से बोल बोल के ये आपके तुरंत याद हो जाएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम वाइज लगी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, यानी कि कहाँ पर, कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर खट्टे रसीले फल का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। मानसूनी प्रदेश में होता है, उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि प्रदेश में होता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है, या फिर भूमध्य रेखीय प्रदेश में होता है। अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सही है, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है यहाँ पर खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। देखिए थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, ये बागानों की भूमि कहा जाता है। यहाँ अंगूर, नींबू, संतरा, अंजीर आदि फल पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी फल हैं आप देख रहे होंगे सभी के सभी खट्टे हैं, इसलिए क्या कहा जाए, खट्टे फल कहाँ होते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से सुमेलित कौन नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ये चक्रवात दिए हुए हैं, एक और चक्रवात है और एक और उनसे संबंधित देश दिए हुए हैं, कौन सा चक्रवात कहाँ पर आता है। पहला है विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून भारत, बेगुआ फिलीपींस, हरिकेन अमेरिका। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, टाइफून। टाइफून भारत में नहीं आता, टाइफून आता है चीन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है चीन, टाइफून चीन में आता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, और देखिए ये जितने भी चक्रवात यहाँ पर दिए हुए हैं ये सभी के सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। ठीक है, उस गैस के बारे में आपको बताना है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मीथेन। ठीक है, मीथेन एक ऐसी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर खनन कार्य किया जाए, कोयला का जहाँ से निकाला जाता है वहाँ पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। यदि पशु जुगाली कर रहे हो, ठीक है, जुगाली करते हुए पशु भी मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके साथ साथ में यदि कहीं पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है तो वहां पर से भी मीथेन गैस निकलती है। देखिए मीथेन भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। पहले पॉइंट है कि जो मीथेन गैस जहां पर भी होगी वहां पर भूमि का जो तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। कचरे के सड़ने से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, यदि कचरा कहीं पर सड़ रहा है तो इससे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा। कोयले की खानों से मीथेन गैस निकाली जाती है और पशुओं के जुगाली करने से भी मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA, ठीक है, ये ISA ऐसे लिखा हुआ है, ISA का जो सचिवालय है वो कहाँ है। आपके ऑप्शन है गुरुग्राम, पेरिस, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में ISA का सचिवालय है या मुख्यालय आप इसे बोल सकते हैं। थोड़ी डिटेल देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, यानी कि टोटल इसमें 121 देश हैं, जिसका शुभारंभ भारत एवं फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि यह जो है, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी पहल का परिणाम है। इन्होंने पहल की थी, तब जाके ISA का जो गठन है, जो निर्माण है, वो किया गया था। कब? 30 नवंबर 2015 को। नेक्स्ट देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा या जीवन स्तर। हमारा जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, उसमें किसी किसे सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताना है। स्वास्थ्य किया जाता है, शिक्षा किया जाता है, या जीवन स्तर किया जाता है। अब आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, तीन, एक और दो, या तीनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, तीनों। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों देखे जाते हैं, तब जाके किसी की निर्धनता निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक, ये छोटी नहीं है, इसको बोलते हैं चोटी। ठीक है, ये चोटी की बात करेंगे, पर्वत चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। गुरला मंदाता, कामेट, नामचा बरवा या नंगा पर्वत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भारत में नहीं है, ये तिब्बत में स्थित है गुरला मंदाता। बाकी कामेट उत्तराखंड में, नामचा बरवा और नंगा पर्वत ये सभी क्या है, भारत में ही स्थित है। देखिए, गुरला मंदाता तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। सॉरी। नंगा पर्वत महान हिमालय के पश्चिम में है और नामचरवा पर्वत महान हिमालय के पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम से कम कब होती जाती है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है जाड़े में, ठीक है, शीत ऋतु में, वो उसकी जो मात्रा है वो कम किस ओर होती जाती है, ये आपको बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए इसकी जो मात्रा है बरसात करने की वो कम होती जाती है। देखिए, जैसे हम बात करें, ये हमारा भारत है, देखिए थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा भारत है। जैसे बारिश इधर से इधर को होके जाएगी तो ये कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पश्चिम है और यहाँ पर पूर्व है, तो इधर से इधर को जाते हुए बरसात की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। चलिए देखिए, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। शीत ऋतु में आने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। इन व्यापारिक पवनों से उत्तर भारत में रबी फसल को विशेष लाभ होता है। इस समय पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हिमपात के साथ भारी वर्षा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यानी कि नीचे जलप्रपात दिए गए हैं, आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसमें से कौन सा है। आपके ऑप्शन है जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, रकीम कुंड जलप्रपात, केवटी जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है और यह कर्नाटक राज्य के उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर वाराही नदी पर स्थित है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वाराही नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है और उडुपी शिमोगा जिले में स्थित है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट देखिए, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। और ये कहाँ से शुरू की गई थी? उत्तराखंड में, जो आपके नैनीताल के अंदर कार्बेट नेशनल पार्क है, इस परियोजना को यहाँ से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा इनकी संख्या में
वृद्धि करना, यानी कि जो बाघ हैं अब उनकी संख्या ना गिरे और इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो। इसी के तहत 1972 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसे शुरू किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सविस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ज्योमंडलागार, राष्ट्रीय उद्यान, वानस्पतिक बगीचा या पवित्र उपवन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वानस्पतिक बगीचा। ये सविस्थानीय संरक्षण पद्धति का उदाहरण नहीं है, ये पर स्थानीय का है। पर स्थानीय संरक्षण यानी कि अपने स्थान से हटाकर कहीं और जब ये जो वन्य जीव हैं इन्हें स्थापित किया जाता है तो उसे परिस्थानीय कहा जाता है। देखिए वानस्पतिक बगीचा सविस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, यह पर स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। सभी स्थानीय संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। देखिए जब हम उन्हें उन्हीं की प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर रहे हैं तो इसे कहा जाएगा सब स्थानीय, ठीक। और जब हम उन्हें वहां से हटाकर किसी अन्य जगह जैसे वनस्पति बगीचा है, जीन बैंक है, चिड़ियाघर है, इनमें उन्हें लेकर आते हैं तो ये परिस्थानीय हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए सविस्थानीय कौन सा है और परिस्थानीय कौन सा है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? जिराफ, कंगारू, ऊंट या कंगारू चूहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंगारू चूहा। कंगारू चूहा ऐसा है जो सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है और ये चूहा अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक और अभ्यारण्य दिए गए हैं और एक और जहां पर वो स्थित है राज्य दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इनमें सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस असम, पेरियार केरल, ऊपर के तीनों सही हैं। सिंपलीपोल राष्ट्रीय उद्यान क्या है मध्य प्रदेश में पाया जाता है? जी नहीं, सिंपलीपोल उड़ीसा में पाया जाता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, सिंपलीपोल उड़ीसा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? यहाँ पर मंगल है, बुध है, शुक्र है और बृहस्पति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल जो है एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बाद सौरमंडल में मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व की संभावना है। ऐसा देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी सतह लाल है, इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसके दिन रात का मान व अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 686 दिन लगते हैं। तो इसलिए ये सब स्थिति को देखने के बाद कहा जाता है कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना दर्शाई जाती है, यानी कि यहाँ पर जीवन का अस्तित्व है, यहाँ पर जीवन को आप चला सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बड़ा सिंपल प्रश्न है, सब इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से होता है। एक सेकंड देखिए, मोबाइल चार्जर होता है, ये प्रश्न बताइए आप मुझे इसका आंसर। एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है, एक उपचाई ट्रांसफार्मर है या एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। जो मोबाइल का चार्जर होता है वो क्या है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल का चार्जर भी है, तो वो चार्जर है क्या चीज़ आखिर आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक। अपचाई ट्रांसफार्मर है। लास्ट क्वेश्चन है 20, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा एक बैंक स्थापित किया गया था? जो ब्रिक्स देश हैं इन्होंने कौन से एक बैंक को स्थापित किया था ये आपको बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये दो बार यहाँ पर लिखा गया है, गलती हो गई, ठीक है, या आरबीआई बैंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसे स्थापित किया गया था, जिसको एनडीबी भी बोलते हैं। चलिए इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत है, ब्राजील है, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना थी 2014 में की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? केवी कामत जी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए तो इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है दोस्तों।